हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं। आपको 3 बजे ये क्लास आपकी होती है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और देख सकते हैं कि आपके पीईटी में आपके 5 नंबर का भारतीय इतिहास है, 5 नंबर का यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात 10 नंबर की है। भूगोल 5 नंबर, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, पॉलिटी 5 की, सामान्य विज्ञान 5 में है ना। यहाँ पर प्रारंभिक अंकगणित 5 की है, सामान्य हिंदी जो कि आपकी है ये भी 5 की है, अंग्रेजी है और भी आपके यहाँ पर दिए समसामयिकी यहाँ पर 10 नंबर की और स्टैटिक जी की आपकी 10 नंबर की है। यहाँ पर देखो पूरे के पूरे 100 नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। पहली बार जुड़े हैं चैनल में तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जितने लोग भाई जुड़े हैं जल्दी से एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ गए हैं। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो शाहजहां के पोते कौन थे? तो सुलेमान सिको थे। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, सुलेमान सिको ने यहाँ पर हराया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। तो ये बताइएगा कि अयोध्या की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? यहाँ पर टू का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा, कौशल थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आपकी कौशल होगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर बताना है। हस्तिनापुर मत लगाइए, यहाँ पर कौशल लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो देखो यहाँ पर संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाने वाले ये चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिंदुसार। कौन थे भाई? बिंदुसार को अमित्रघात या सिंहसेन या अजात शत्रु परिसार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। चलिए मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया तो कहां पर करवाया था? ये कहां पर? आपके जम्मू कश्मीर अर्थात ये कश्मीर जो कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, कश्मीर में करवाया था, कश्मीर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। चलिए बताइएगा कि जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपकी सरस्वती नदी। क्या? सरस्वती, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई हितेश राज, कांग्रेचुलेसन। और आपने मेहनत भी बहुत अच्छे किया था और आपके कह सकते हैं कहीं ना कहीं यूपीएसआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। हमारे चैनल से लगातार जुड़े थे और कहीं ना कहीं देखा जाए अच्छी मतलब तैयारी थी और हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी आ जाता था, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहा आपसे वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए सरस्वती, जिसका ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? 6 जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपके लाला हरदयाल। क्या बनेगा? लाला हरदयाल, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो देखिए 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह था और ये आरंभ किया था किसने? तो नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा सी, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? चलिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर डेट दे दिया है, 2 सितंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर और 14 नवंबर। तो डेट याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, यहाँ पर 24 अक्टूबर 1946। क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1946 को इसमें से आपकी शामिल कर ली गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो आपकी है इसके लिए एक आयोग बनाया था तो उसके अध्यक्ष पूछा गया है। तो जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए खुश रहिए। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका रेड क्लिफ, आपने हमने कई बार पढ़ाया है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच रेखा है रेड क्लिफ है, और यही इन्होंने यहाँ पर निर्धारित किया था। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी, और इस यात्रा का उद्देश्य था भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीकृत करना था। तो देखो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी पैदल से मतलब ये पैदल गए थे, और इनका जो नाम है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर चंद्रशेखर बनेगा। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर थे। इन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा किया था, है ना, और इनका उद्देश्य था कि भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीकृत करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। यहां पर बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए देखो, ये आपका जो तस्मानिया है, कौन है भाई? 11 का ऑप्शन जो सी दिया है तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है, और इसकी जो राजधानी है वो आपकी होबार्ट है। क्या है इसकी राजधानी? होबार्ट। क्या हो जाएगा? होबार्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, आपसे पूछा है 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है आपका नासिक दिया है। देखो नासिक तो आपका है, यहाँ पर नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी है, लेकिन जो आपका नौसारी जिला है, नौसारी ये आपकी पूर्णा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो आपकी पूर्णा नदी के किनारे आपका बसा है जो आपका नौसारी है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम आपका है? तो देखो भाई, आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और ये किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल। बिल्कुल इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जवाब तुरंत दे दोगे। यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारत का अगर पूछ ले कि दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, क्या अगर क्वेश्चन पूछ ले भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश, तो आप इंडोनेशिया ही बताओगे। पहला तो श्रीलंका हो गया, लेकिन अंडमान निकोबार से देखा जाए तो इंडोनेशिया बहुत पास में पड़ जाता है, तो इस कारण से यहाँ पर दूसरे नंबर में आपका इंडोनेशिया होता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? हमने ज्योग्राफी की क्लास आपको दिया था, आपको याद होगा कि ज्योग्राफी की क्लास में हमने इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला और आपका भुवनेश्वर। जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन क्या हो सकता है? ए नंबर होगा क्या? देखो आपसे पूछा है, सबसे दूर पूछा गया है। अगर हम आपको मैप के हिसाब से दिखाएं तो भैया कर्क रेखा ऐसे जाती है, तो यहां पर देखिए गांधीनगर आपका यहां पर कहीं यहां पर पड़ जाता है, रांची तो इसके पास ही पड़ जाता है, अगरतला भी इसके पास पड़ जाता है, लेकिन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर कहां पड़ेगा? उसके सबसे नीचे पड़ेगा ना, सबसे दूर कौन सा होगा? तो यहां पर आपका डी नंबर होगा, भुवनेश्वर। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़िएगा कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल अर्थात पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? 15 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? ये जो आपका सऊदी अरब है, देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है। ये जो आपका सऊदी अरब है ये तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन यहां पर बनेगा क्या? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर अर्थात राज्य कर को भी शामिल किया गया था? चलिए कह रहा है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर अर्थात राज्य कर को शामिल किया गया? चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर। देखिए 16 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चुंगी कर है अर्थात झोपड़ी कर जो होता है ना, हाउस टैक्स जिसे आप लोग जानते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर इसका चुंगी कर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? और आपके भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी वो आपके कब से? तो 1 जुलाई 2017। क्या 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन तैयारी करने के लिए, और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए ऑप्शन आ रहा है पॉइंट, अर्थात यहाँ पर कन्याकुमारी कहेंगे या आप लोग यहाँ पर इंदिरा पॉइंट कहेंगे। तो एक आधे लोगों का जवाब यहाँ पर कन्याकुमारी भी आ रहा है, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपको अंडमान निकोबार में जो आपका ग्रेट निकोबार है उसको बताना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे भारत के पृष्ठभूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्या अगर पूछे भारत के पृष्ठभूमि, जब बोल दे पृष्ठभूमि का, तब आपको यहां पर बोलना है क्या? यहां पर आपको कन्याकुमारी बोलना है, पृष्ठ शब्द आपको जरूर लगाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से इसका ऑप्शन सी नंबर ही आपको लगाना है दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? चलिए 18 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा क्वेश्चन
क्वेश्चन को घुमाया गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है। कह रहा है आपसे कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि किसके द्वारा डायरेक्ट कर दी गई थी। डायरेक्ट अगर पूछ लेता तो विजय केलकर स्टॉक फोर्स लगा देते, लेकिन यहां पर क्या हुआ था, जितने भी वित्त मंत्री थे, क्या जितने भी वित्त मंत्री थी, सभी वित्त मंत्री के सहयोग से एक परिषद बनाई गई थी और उस परिषद के माध्यम से ही पूर्ण रूप से यहां पर दिया है, पूर्ण रूप से, तो यहां पर जीएसटी परिषद इसका आंसर होगा। क्या बनेगा? 18 का ऑप्शन सी, क्योंकि हमने बता दिया है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है कि पूर्ण रूप से जीएसटी परिषद की सिफारिश ये जो आपके वित्त मंत्री हैं अलग अलग के जो थे उनके द्वारा हुआ था, तो इसका ऑप्शन लगाना है, सी नंबर लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए 1935 बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। यहां पर आपको मालूम होगा 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1935 की स्थापना की गई थी। क्लियर है? और इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके प्रथम गवर्नर थे आर स्मिथ। कौन? आर स्मिथ थे। आगे बताइएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? चलिए 20 को ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, मुंबई। सही जवाब आएगा मुंबई। अगर पूछे किसकी स्थापना कब हुई थी तो यहां पर इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? चलिए बताइएगा कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यहां पर आंसर देखिए तो ये जो आपका विदेश नीति से आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 में। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके अगर हम बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय शब्द आपका जो दिया गया है उसी के अनुसार आप लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये आपका है जो कि विदेश नीति से संबंधित है। यहाँ पर सी नंबर आपको लगाना है, याद रखिएगा, सी नंबर राइट लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है, तो भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल है ना, जो कि देखा जाए भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का एक मुख्य वकील भी कह सकते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 76 के तहत यहां पर जो ऑप्शन बी नंबर है राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 76 में किसका उल्लेख है? महान्यायवादी का है। नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। ये जो भारत का मूल संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन नंबर डालते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नहीं आपके जवाब सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, पता चलता है कि पहले क्वेश्चन का जवाब है या दूसरे क्वेश्चन का है। तो देखिए भाई हाथ से मतलब भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर जो प्रेम बिहारी नारायण है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन लगाना है, सी नंबर लगाना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से जो संबंधित है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 जो दिया है वो आपके संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर दो सिद्ध के संदर्भ में जो संरक्षण होगा, क्या दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण होगा, अर्थात कोई भी अगर दोषी है वो अगर कोई भी कार्य करते पकड़ा जाता है ना, या चोरी करते पकड़ा जाता है तो भी यहां पर कानून का अधिकार है कि उसकी रक्षा करे। ऐसा नहीं है भीड़ जाके उसको मारने लगे और पुलिस आके बचाए ना। तो ऐसा तो आपने देखा होगा कि अगर उसको पकड़ा गया है तो पुलिस उसको संरक्षण देती है, उसका बचाव करती है समाज से, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, अर्थात यहां पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ये आपके आर्टिकल नंबर 21 के ए के तहत आपका किया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। और यही जो आपका है शिक्षा का अधिकार आपके मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए 26 की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आपका बायां अलिंद होता है, क्या बायां अलिंद, अर्थात यहाँ पर 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो 26 का ऑप्शन है डी नंबर है कि महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी होती है, जो कि हृदय के बाएं अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है, बाएं अलिंद के शीर्ष से शुरू होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ अनावरण करना है। देखो यहाँ पर दिया गया है गैल्वेनाइजेशन मतलब
मतलब ये होता है कि आप कोई भी धातु को उसमें एक परत चढ़ा देना, है ना, इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्ता की परत चढ़ा दिया जाए तो ये गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये जो होते हैं व्यवस्थित किस प्रकार से होते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर याद रखिए, जो 12 होते हैं पंचभुज में होते हैं और 20 होते हैं वो आपके षटभुज में होते हैं, अर्थात एक प्रकार से देखा फुटबॉल जैसे होता है फुटबॉल, तो ये जो होता है 60 परमाणु फुटबॉल के समान जुड़े होते हैं, 12 पंचभुज में और 20 होते हैं षटभुज में होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको डी नंबर लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि दोबारा कभी क्वेश्चन मिले तो कंफ्यूज न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है, ये कौन सा कोयला होता है? तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, क्या एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये सर्वोत्तम कोयला होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक होते हैं। को छोड़कर अर्थात ऐसा आपको बताना है कि इसको छोड़ दिया जाए तो सभी जो होते हैं वो संघनन बहुलक होते हैं, तो आपके पीवीसी को हटा दिया जाए, पीवीसी को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक होते हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका है 30 में वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे दिया गया है कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? 31 नंबर में। चलिए, ये एक आपका एक कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य, याद रखिए कन्नड़ भाषा में इसे बोला जाता है डोलू ढोल। क्या बोलते हैं? कन्नड़ भाषा में इसे डोलू ढोल कहते हैं, जबकि कुतिया का मतलब होता है नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कर्नाटक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 32 नंबर में आपका ये हो जाएगा एज ऑफ टाइम। क्या है? एज ऑफ टाइम। ये कल्पना चावला की क्या है? जीवनी है, जिसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा। याद रखिए, ये भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। हमने आपको स्टैटिक जीके में इस क्वेश्चन को साफ साफ यहाँ पर सॉल्व कराया था, अगर आपने पढ़ा होगा, जो कि हमने घटना चक्र वाली क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, वहाँ पर दिया भी गया था। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके कहाँ पर, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 नंबर में ए नंबर। देखिए आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? आपके दिल्ली में स्थित है। याद रखिए, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक होरिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक होरिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक का नाम है ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस। तो ए फाइन बैलेंस ये पुस्तक कह सकते हैं रोहिंटन मिस्त्री, मतलब जो भारतीय मूल के कनाडाई कथाकार हैं, ये भारतीय मूल के कथाई कनाडार हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर बताइएगा, ट्यूमर दिवस जो आपसे पूछा गया है कि किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे मनाया जाता है, ये कब मनाते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा 8 जून, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? चलिए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर आपके अमर्त्य सेन है। कौन है भाई? अमर्त्य सेन, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आपकी मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, इनके द्वारा इनकी जो आत्मकथा है वो आपकी इसका शीर्षक पूछा गया है। तो ये भारत की पहली मुक्केबाज है, याद रखिए, जो कि पूर्वोत्तर के मणिपुर की एक मूल निवासी है ना। मैरी कॉम 8 बार विश्व कह सकते हैं मुक्केबाजी में चैंपियंस विजेता रह चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा अनब्रेकेबल, ये इनकी आत्मकथा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी पूछा है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका वेनेजुएला की राजधानी पूछा गया है। चलिए 38 का जवाब दीजिए सभी लोग।
चलिए दक्षिण काराकस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा काराकास। काराकास ये है आपकी, याद रखिए, इसकी राजधानी है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। मतलब ये जो मेखेला चादर है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक क्या है, एक वस्त्र है। तो यह किसके द्वारा, कौन से राज्य के? तो ये आपका है ऑप्शन डी नंबर असम। याद रखिए मेखेला चादर ये असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। अब आप कहेंगे सर ये हम इतना कैसे याद करेंगे, है ना? तो हमने बताया है कि एक क्लास आपकी चलती है 11:45 में, तो वहां पर 11:45 में इसी प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है। अर्थात जो आपको लगता है कि सर हम इसको पढ़ेंगे कहाँ, हिस्ट्री पॉलिटी तो पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहाँ पढ़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक अलग से क्लास चलाई गई है 11:45 में, तो उस क्लास में जरूर जुड़ा करें। आज से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी तो उस क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं उस क्लास को आज से ही देखना शुरू कर दीजिए। 15 दिन में लगभग ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? यहाँ पर जो आंसर है 40 में बिल्कुल इजी है क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है, आपके बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? चलिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर पूछा गया है और इनका नाम है क्या? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहां पर बताइए ऑप्शन क्या, अवनी चतुर्वेदी बनेगा क्या, या आपका बी नंबर हो जाएगा? क्योंकि यहां पर पूछा गया है पहली महिला फ्लाइटर पूछा गया है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। क्या बनेगा ऑप्शन इसका जो बनेगा वो बी हो जाएगा, हिना जायसवाल हो जाएगा। याद रखिए हिना जायसवाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा हिना जायसवाल। ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फ्लाइटर इंजीनियर, याद रखिए फ्लाइट इंजीनियर है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अवनी चतुर्वेदी क्या है, तो याद रखिए अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में से एक है। अर्थात इन्होंने लड़ाकू जो आपका विमान था उसको चलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो जो आपके महान दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, इनको जो चीनी के लोग हैं, है ना, तो ये लोग इनको किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें कहा जाता है कुंग-फू। क्या बोलते हैं, कुंजू दिया है, कुंग-फू होता है, क्या होता है, कुंजू कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका है ए नंबर हो जाएगा, कुंजू। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए ये सब स्टैटिक जीके में पढ़ने को मिलेगा, परेशान मत होइएगा, ये सब क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में मिलेंगे। तो स्टैटिक जी वाले क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जितनी क्लासों को हम टाइम बताते हैं उस सभी क्लासों को आप लोग ज्वाइन करिए। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इंडोनेशिया में। कहां पर है आपके, इंडोनेशिया। इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में बोरोबुदुर। क्या है, बोरोबुदुर इसका आपका जगह बोलते हैं, बोरोबुदुर। ये मध्य जावा प्रांत के मलेगांव नगर से आपका स्थित है। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार कहां पर है? ये तो हमने बहुत बार पढ़ा दिया है आप लोगों को। यहां पर देखिए हैदराबाद, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है आपके, हैदराबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण हुआ था 1591 में। कब हुआ था? 1591 में करवाया गया था। और यह एक स्मारक और मस्जिद भी याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत बताना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 45 नंबर में। तो यहां पर भारत का राष्ट्रीय गीत आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अभी क्लास के अंत में सभी क्लासें हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वंदे मातरम है, क्या वंदे मातरम, यही तो है ना भारत का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिए। और यह आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी आपका मतलब लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? यहां पर देखो दिया गया है नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये संबंध है आपके किसके साथ? ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर, भारत और इजराइल। किसके साथ? भारत और इजराइल के जो संबंध हैं, इन संबंध को नमस्ते सालोम जो आपकी पत्रिका है उन्हीं में उजागर किया गया है। नमस्ते सालोम पत्रिका शुभारंभ भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? इनमें से बताना है बांसुरी वादक इनमें से कौन हो जाएंगे? बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ पर बांसुरी वादक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 47 नंबर में ये नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है, हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक है। अगर पूछे पंडित रविशंकर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो पंडित रविशंकर है सितार वादक हैं। क्या भाई, ये सितार वादक हैं। अगर पूछे अली अकबर खान, तो ये आपके सरोद वादक हैं। क्या है, आपके सरोद वादन है, याद रखिएगा। और पंडित कृष्ण महाराज पूछे तो ये तबला वादक हैं। क्या भाई, ये आपकी तबला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर जितना हमने लिख दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साप्ताहिक चार्ली
हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो देखो ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका है। याद रखिए साप्ताहिक पत्रिका है और ये आपके पेरिस से शुरू की जाती है। याद रखिए पेरिस से प्रकाशित की जाती है ये जो आपकी साप्ताहिक पत्रिका है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कार्टून जैसे होते हैं, है ना, जैसे चुटकुले होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें कार्टून रिपोर्ट हो गया और जो चुटकुले वगैरह होते हैं इसमें काफ़ी होते हैं साप्ताहिक जो आपकी चार्ली हेब्डो में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? यहाँ पर 49 नंबर में। तो ये नाम है आपके कवि नागार्जुन का मूल नाम है। याद रखिए कवि नागार्जुन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नेल्सन मंडेला का जीवन काल आपको बताना है। चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखिएगा। तो ये देखिए याद रखिए 1918 से 2013। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा 1918 से 2013, जो कि कह सकते हैं जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। और दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी से प्रेरणा लिया था इन्होंने, और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में विख्यात यही आपके हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, याद रखिएगा। और काफ़ी लंबी बीमारी की वजह से ये कह सकते हैं अपने निवास स्थान जो कि जोहान्सबर्ग में यहाँ पर कह सकते हैं निधन हो गया था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य जो आपका है वो कौन सा है? यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन देना है। तो 61 का ऑप्शन बनेगा डी। याद रखिए केरल है। कौन है? यहाँ पर केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि केरल में क्या होता है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है, जो कि देश में अपनी तरह का ये पहला बजट आपका है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन सी हैं? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। और ये चुना गया है किसे? तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन है? तो भारत के लिए अमेरिका नंबर 1 में है और इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 63 का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपका यूएई हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? 64 का ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। कौन है? नंदिनी गुप्ता। यहाँ पर जो ऑप्शन है ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेलवे ने 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती के अवसर पर बौद्ध सर्किट हेतु भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 65 नंबर। ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर है। यहाँ पर सी नंबर बनेगा या यहाँ पर ए नंबर बनेगा? चलिए बताइए जल्दी से। रेलवे ने 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती के अवसर पर बौद्ध सर्किट हेतु भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाया है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 14 अप्रैल की बात कर रहा है और 14 अप्रैल को जयंती होती है V.R. अम्बेडकर की। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर का पहला क्या है? ये भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, मतलब एम्स है। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो आपके कहाँ हुआ है? ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर किस देश में भारत द्वारा निर्मित है ये? दोस्तों ये जो आपका है भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, इसका नाम है बुजी ब्रिज। और इसका उद्घाटन जो हुआ है वो ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर है, आपके मोजाम्बिक में। कहाँ पर है? मोजाम्बिक में किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? दोस्तों 68 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ए और बी, अर्थात शाहरुख खान को भी और आपके राजा मौली एस राजा मौली को शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि डेमोक्रेटिव रिफॉर्म्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों यहाँ पर सबसे अमीर मुख्यमंत्री पूछा है 69 नंबर में, और इनका जो नाम है ऑप्शन डी हो जाएगा, जगमोहन रेड्डी। ठीक है, जगमोहन रेड्डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनके पास कुल संपत्ति है 510 करोड़। कितनी संपत्ति है? तो 510 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है दोस्तों, याद रखिएगा।
और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों 70 का ऑप्शन देना है, 70 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है 70 नंबर में। और यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल से सही आ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो हिंदी दिया गया है, गद्यांश है, और गद्यांश दिया गया है, कह रहा है मोर के सिर की कगली और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ छुती झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों से सलेटी और सफेद आलेखन सृष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों पर। मतलब ये क्या दिया है? गद्यांश दिया गया है। ठीक है, ये गद्यांश और गद्यांश क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर आपका 76 में आते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया, दिए गए शब्दों में से शुद्धवर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर शुद्धवर्तनी क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। देखो गद्यांश में टाइम लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा सर जी सॉल्व कराइएगा, तो एग्जाम के समय सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर आप लोग आसानी से पूरे का पूरा सॉल्व कर लोगे, इतना कठिन नहीं आएगा। वैसे पिछली बार भी नहीं आया था, गांधी जी के बारे में आया था, जो कि आपको हमेशा बताते हैं कि ऐसे महापुरुषों के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए 76 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है कि शुद्धवर्तनी प्रकृति, प्रकृति किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर ए नंबर आपका देखिए, ए नंबर आपका प्रकृति जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? अगला बताइए, फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है 77 में। चलिए यहाँ पर फूल का पर्यायवाची देखो क्या होता है? सुमन होता है, पुष्प होता है, यहाँ पर कुसुम भी होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है, क्योंकि तनुजा जो होता है कि किसका होता है? तनुजा किसका होता है? पुत्री का कह सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? विलोमार्थी नहीं है। देखो सृष्टि अर्थात सृष्टि बनी है तो इसका प्रलय हो जाएगा। अस्त हुआ है तो यहाँ पर अस्त हुआ है, और उदय हुआ है, ये भी विलोम आपका है। क्रम और अनुक्रम, क्रम और अनुक्रम, तो ये बताइए क्रम का विलोम क्या हो सकता है? क्रम और अनुक्रम, क्रम अनुक्रम, ये जो आपके भैया पर्यायवाची हैं, ये जो क्रम और अनुक्रम दिए हैं ना, ये पर्यायवाची आपकी हैं, जो कि जड़ और चेतना क्या है? विलोम है। तो ये भी विलोम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये पर्यायवाची है। क्रम का जो आपका कह सकते हैं ये अनुक्रम है, ये इसका पर्यायवाची ही आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए होता क्या है? यहाँ पर देखो अनुगामी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अनुगामी, जिसका ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा। और अगला दिया है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। यहाँ पर जो मुहावरा है आपका कौन सा है? 80 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है चौकड़ी पूर्ण कर कार्य, सॉरी चुनौती पूर्ण कार्य, मुश्किल में पड़ना, गंदा होना, गिर जाना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? 80 में। चलिए तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मुश्किल में पड़ना। क्या? मुश्किल में पड़ना, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बस इतना ही आपका काम है। मतलब यहाँ पर जो आपके हैं देखा जाए कि हम जो आपको सॉल्व करा रहे हैं वो आपका लगभग देखा जाए तो 65 नंबर आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। 65 नंबर, क्योंकि जीएस पूरा हम कवर करते हैं, साथ में यहाँ पर जो हिंदी होती है वो भी कवर करते हैं। जीएस आपको हिंदी स्टार्टिंग में दिखा दिया था 50 नंबर, और 15 नंबर आपके यहाँ पर हिंदी हो गए, तो आपको 65 नंबर आपके यहाँ पर कवर कराते हैं। और 65 नंबर आपको यहाँ पर 30-35 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। और आपको हमने बता दिया है कि देखो जो आप लोग मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आप देखते हैं कि कहीं ऐसा क्वेश्चन है, कहीं हमने पढ़ा नहीं है, कभी आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको कैसे कवर होगा? इसको ऐसे ही कवर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आप सोल्व करते रहिए। हम लोग मिलेंगे 5 बजे। कितने दोस्तों? 5 बजे मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है।